हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 5 मई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह ऑर्डर करना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अभी। ठीक है, तो अमेजोन पे आप ट्राई करिए। अगर आपके लोकेशन पे अगर रेड जोन नहीं होगा तो अगर ऑरेंज जोन होता है या फिर ग्रीन जोन होता है तो डेफिनेटली आपको बुक आपके घर पे मिल जाएगा, कोरियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सारे लिंक दे रखे हैं मैंने, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक। अ, देखो, जिन्होंने वीडियो पैक नहीं लिया है तो मैंने इसको दोस्तों ऑफर आपको पता है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ठीक है, तो उस डेट तक मैंने बढ़ा दी है। ऑफर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर पैकेज पे, तो आप आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा नया कोर्स दोस्तों लॉन्च हुआ है सी सेट का। ठीक है, जिसको आप 499 में परचेज कर सकते हैं और जिसमें आप रीजनिंग पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे और आपका रीजनिंग रीडिंग कंप्रेंशन पढ़ेंगे, बोधगम्यता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डुअल लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। और जो लोग बहुत ही नए हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, जिनको आइडिया नहीं है दोस्तों, तो मैं आपसे कहूंगा दोस्तों आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। किससे स्टार्ट करेंगे आप? एनसीईआरटी से दोस्तों आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की दो किताब या तो 6 to 12 पढ़ सकते हैं, 9 to 12। अब बेसिकली मैं कहूँगा आप 9 से 12 पढ़िए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता, तब आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमारा वीडियो पैक है दोस्तों, आप इसको भी लेके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण पारिस्थितिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको। उसके साथ इसको अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको ई पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा इसमें। ठीक है, तो आपको ई पीडीएफ भी मिलेगा इसमें। राइट, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, अपना बेसिक क्लियर करिए, एनसीईआरटी क्लियर करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड हमारे कोर्सेज आप वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको सीसेट ज्वाइन करना है दोस्तों, आप 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारे पैक्स पे आपको इसमें 10% ऑफ मिल रहा है। हमारा एनसीईआरटी का पैक है, पॉलिटी का पैक है, हिस्ट्री का है, एसे का, सीसेट, करंट क्रैश कोर्स है, द हिंदू का ट्यूटोरियल है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमें 8840385335 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्बो पैक है, जिसमें से आप अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, कॉम्बो 4, कॉम्बो 5, कॉम्बो 6 ऐसे करके बना रखा है, सो ऑन। ठीक है, पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से भी DKScience Academy.com पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ऑफ नहीं मिलेगा 10% का। अगर आप डायरेक्टली पे करते हो तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से जाके पे करेंगे तो आपको 10% का ऑफ नहीं मिल पाएगा। तो जो पैकेज है, सपोज करिए एनसीईआरटी आपको अभी 1800 रुपये का मिल रहा है, 1800 का, लेकिन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 2000 का पैक दिखेगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 10% का ऑफ नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्टली पे करके आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का इसमें ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसी नंबर पे हमारे दोस्तों फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, भीम है, यूपीआई है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम और मोबाइल नंबर इसी नंबर पे हमें भेज देना था। विद इन 15 मिनट के अंदर सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट हो जाएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है वो अकाउंट में भी डायरेक्टली पे कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने बता रखी थी। जो लोग इस साल 2020 में अपियर होने वाले थे आईएएस प्रीलिम्स 2020 में, उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ ये है कि कल दोस्तों जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने एक नोटिस जारी कर दिया। बेसिकली यूपीएससी की वेबसाइट पे जारी हुआ, डीओपीटी के द्वारा। राइट, तो उसमें इन्होंने डायरेक्टली क्या क्या कहा है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो 31 मई को आपका एग्जाम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, जो 31 मई 2020 को आपका एग्जाम होने वाला था इसको पोस्टपोन कर दिया गया। कैंसिल नहीं कर सकते, पोस्टपोन कहेंगे। तो कैंसिल का मतलब हो गया उसको रद्द कर दिया गया, बट इसको पोस्टपोन किया गया मतलब आगे शिफ्ट कर दिया गया, बेसिकली ये मतलब होता है। पहले तो इन्होंने वेबसाइट पे कहा कि हम 5 मई को डिसाइड करेंगे कि एग्जाम कब लेना है। उसके कुछ 10-15 मिनट बाद फिर इन्होंने अपडेट किया कि नहीं, हम क्या करेंगे, 20 मई को हम अपडेट करेंगे। हम 20 मई को देखेंगे कि कोविड-19 का क्या स्थिति है, क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, कैसे एग्जाम कराया जा सकता है। उस बेसिस पे हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और एक चीज़ उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि एग्जाम जिस दिन होना है उससे 30 दिन पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। मतलब अगर सपोज करिए 30 जुलाई को एग्जाम होना रहेगा, ठीक है, तो वो आपको 1 जुलाई को ही इन्फॉर्म कर देंगे। मतलब 30 दिन पहले ही आपको बता देंगे कि जी 30 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। तो ये आपके पास अच्छी चीज़ है कि आपको 1 महीने पहले पता रहेगा, 1 मंथ पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। बेसिकली ये है। ठीक है, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड कर रखा है। ठीक है, तो 31 मई 2020 तक दोस्तों, ठीक है, जो एग्जाम होने वाला था स्टैंड डिफर्ड कर दिया इन्होंने। ठीक है, कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर दिया बेसिकली। और 20 मई को ये लोग रिव्यू करेंगे। आफ्टर रिव्यू ये लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों फिर ये लोग एटलीस्ट 30 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस डेट को एग्जाम होने वाली है। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें याद रखेंगे। कोविड-19 केसेस दोस्तों इंडिया में 45,000 के ऊपर चले गए हैं। मुझे तो एक लॉजिक नहीं समझ में आती। ठीक है, अभी केसेस दोस्तों हर महीने हर मतलब डेली लगभग 15,000 1200 1500 बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। फिर लॉकडाउन करने के बाद भी ग्रीन जोन रेड जोन इसमें बांट के फिर अब शराब के ठेके खोल देना और बाकी चीज दुकानें खोल देना कहाँ तक कारगर है? देख के तो ऐसा लगता है दोस्तों कि जो हमने 40 दिन की तपस्या की है वो एक हफ्ते भी अगर ऐसे हालत रहे
तो फिर से वो हमारी स्थिति जो ये 45,000 है, कहीं ये मतलब 1 लाख तक ना पहुंच जाए, मुझे तो ऐसा डर लगता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी नहीं खोलना चाहिए था। अगर लॉकडाउन जैसे चल रहा था, एटलीस्ट 17 मई तक तो चलने देना चाहिए था। जब हमारी स्थिति और बढ़िया हो जाती, देन शायद खोलते तो ज़्यादा बेटर रहता। शायद 10 दिन 12 दिन का और, जैसे इतने दिन थे वैसे 10 दिन 12 दिन और होना चाहिए था। ठीक है, बट ठीक है, सबका अपना अपना इसमें व्यू है दोस्तों, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की। देखो, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश दोस्तों 194 है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और 7 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसको मनाते हैं हम। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट निकाल, इसको वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट कहते हैं, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कहते हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स दोस्तों डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट्स निकालता है। तो जस्ट ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वुहान सिटी से फैला था दोस्तों, यांगसी रिवर से। ठीक है, तो याद रखिए यांगसी रिवर किनारे बैठा बसा हुआ है आपका वुहान सिटी। तो बेसिकली ये चीज याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 3 मई को दोस्तों बेसिकली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी, वो थीम याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर थीम की बात करें इस साल की, ठीक है, अगर इस साल की थीम की बात करें तो इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या है इसका पर्पस, क्या है उद्देश्य, क्या है इसकी, प्रेस की आज़ादी। ठीक है, फ्रीडम देना, जो प्रेस में लोग काम कर रहे हैं, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, बेसिकली प्रेस का काम होता है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी निकलता है। ठीक है, अब इस इंडेक्स में भारत की अगर रैंक की बात करें दोस्तों, तो 180 देशों में भारत जो है 142 रैंक पे है। जबकि पिछले साल की बात करें तो 140वें स्थान पे है। 2 स्थान हम और नीचे खिसक गए हैं, 2 स्थान हम और नीचे ही खिसक गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ सकता है, तो याद रखिए 142 रैंक है आउट ऑफ 180। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 का डाटा याद रखिए, 2019 में हमारी कितनी थी, 140 रैंक थी। ये चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, ठिकरी पहरा। अब ठिकरी पहरा क्या है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है। बेसिकली ठिकरी पहरा दोस्तों, ये पंजाब और हरियाणा में यूज होता है। ठिकरी पहरा जो पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, यहाँ पे लोग यूज करते हैं। ठिकरी पहरा है क्या, बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सपोज करिए, यहाँ पे एक गाँव है, यहाँ पे एक गाँव है, यहाँ पे एक गाँव है। ठीक है, ये गाँव का पूरा बॉर्डर है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि गांव के लोगों की, हर गांव के सदस्यों की क्या होती है, ड्यूटी लगती है। ड्यूटी इन द सेंस, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य, ठीक है, इसमें मान लेते ढेर सारे परिवार रह रहे हैं, राइट। इसमें से परिवार का एक सदस्य गांव के बॉर्डर पे, मान लेते ये गांव से इस एक रास्ता गया, मान ले ऐसे आया है रास्ता, फिर यहाँ से ऐसे आया है, फिर मान लेते ऐसे आया। तो गांव में एंट्री करने का एक ही रास्ता है, बस यही एक रास्ता है, राइट। तो इस गांव के रास्ते पे क्या करेंगे, मेन रास्ते पे क्या करते हैं लोग, पहरा देते हैं। पहरा क्या देते हैं, कोई भी अगर बाहर से आ रहा है तो उसकी पहचान करना, कोई अगर बाहर से चोर आ रहा है, डाकू आ रहा है, ठीक है, कोई चोरी करने वाला आ रहा है, कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी पहचान करना, उसको बॉर्डर पे ही रोक देना, या अपने मेन गांव के दरवाजे पे ही रोक देना, बेसिकली काम होता है। ठीक है, तो अभी कोविड-19 के जो केसेज आ रहे हैं उसको देखते हुए दोस्तों, इसको ये थोड़ा टाइमलाइन में आया कि इसके तहत उन्होंने क्या किया कि इस प्रथा का उन्होंने उपयोग करते हुए कहा कि गांव में हम संक्रमण फैलने से रोकेंगे। मतलब जो भी हमारे गांव में एंट्री करेगा, हम इनको यही बॉर्डर पे रोक देंगे। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको रोकेंगे वहीं पे, और जो भी कार्रवाई होती है उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। अगर बाहर से आ रहा है तो, किसी और गांव से आ रहा है तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली अगर ठिकरी पहरा की बात करें तो देखो, एक सामुदायिक पुलिसिंग होता है। सामुदायिक पुलिसिंग का मतलब है कि जो कम्युनिटी है, पूरा गांव है, एक तरह से जो जिनकी ड्यूटी लग रही है, वो ड्यूटी क्या है, एक तरह से पुलिस की ड्यूटी तो है, राइट। नाइट नाइट ड्यूटी देते हैं, राइट, डे में ड्यूटी देते हैं, राइट। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसकी जांच करना, पड़ताल करना, यही बेसिकली काम होता है पुलिस का। तो ये सारा कौन करता है, यहाँ गाँव के समुदाय के लोग ही करते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा, टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठिकरी पहरा क्या है। बेसिकली पंजाब और हरियाणा में ये प्रचलित है। होता क्या था, जिसको बहुत समय पहले की बात है, जब पंजाब में बहुत ज्यादा हमले हुआ करते थे, आतंकी गतिविधियां होती थी, तब से प्रथाएं चली आ रही बेसिकली। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं ब्रू शरणार्थी संकट के बारे में। तो देखो, ब्रू शरणार्थी संकट क्या है, इसको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि जो मिजो समुदाय है, मिजो समुदाय में 2 समुदाय हैं, मैं एक एक करके आपको नाम दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए, एक तो मिजो समुदाय में यंग मिजो एसोसिएशन है, एक तो ये है, और दूसरा ये मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन। ये दोनों लोगों ने कहा कि हम जो हमारे यहाँ जो ब्रू समुदाय रहते हैं, उनको हम नागरिकता या मतदाता सूची में नाम नहीं देना चाहते, प्लीज इनका नाम लिस्ट से हटाइए। बेसिकली ये झगड़ा है। इससे पहले भी थोड़ा सी चीजें समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, अगर ब्रू जनजाति की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली इनका निवास कहाँ का है, सबसे पहले अगर आप ये समझ लोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो, भारत के ही मूल निवासी है ब्रू समुदाय। ठीक है, ब्रू समुदाय जो है भारत के मूल निवासी, इनका जो स्थान है त्रिपुरा में है, मिजोरम में है और आसाम में है।
अब होता क्या है, कोई असम से यहाँ चला गया रहने के लिए, कोई मिजोरम से त्रिपुरा में चला गया रहने के लिए, तो झगड़ा बढ़ जाता है बेसिकली। और ब्रूज जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी इनकी दोस्तों मिजोरम में है, मामित में और कोलासिब में। ठीक है, इन जिलों में रहते हैं ये लोग। लगभग इनकी 12 उपजातियां हैं। ठीक है। अब हुआ क्या था बेसिकली, क्या है कि देखो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो होता क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, उनमें अपनी संस्कृति अपने कल्चर को लेकर ना बड़ी, मतलब एक तरह से कह लो कि वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं, कि हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, हमारा कल्चर खराब हो जाएगा अगर बाहर से लोग आएंगे, कोई जो और जनजाति आएगा, तो बेसिकली उनको ऐसा लगता है। तो हुआ क्या था, 16 जनवरी को दोस्तों केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू जनजाति, इनके बीच समझौता हुआ। ठीक है, इनके बीच समझौता हुआ और ये कहा गया कि जहां जहां बुरु जनजाति हैं उनको वहां की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, लगभग 600 करोड़ का पैकेज देगी भारत सरकार, और उसमें क्या करेगा, एक 1200 स्क्वायर वर्ग फीट का क्या करेंगे, आवास मतलब प्लांट अवार्ड कराएंगे रहने के लिए, और घर बनाने के लिए हर एक परिवार को 1.5 लाख रुपए देंगे। ये सारे डिसाइड हुआ। और उसमें ये भी कहा गया कि 2 वर्ष तक क्या करेंगे, 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा उनको, प्लस निःशुल्क राशन मिलेगा। ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया। अब त्रिपुरा सरकार में, वैसे त्रिपुरा में लोग आ रहे थे, त्रिपुरा वाले ज्यादा मतलब अपोज कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि त्रिपुरा सरकार इनके बैंक खाते खोलेगी, आधार कार्ड बनवाएगी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मतदाता सूची, इन सारे में इनका क्या करेगी, नाम एडिट कराएगी। राइट। तो ये चीजें कहेगी। तो बेसिकली क्या है कि अभी त्रिपुरा के जो गवर्नमेंट है या फिर त्रिपुरा के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। मुद्दा इसलिए थोड़ा हाईलाइट में आ गया। अब देखिए, इतनी चीज हमने समझ ली। अब इसमें शुरू से लड़ाई होती रही। जब जब ये लोग मिजोरम में थे तो मिजोरम के लोग कहते थे कि भैया हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, हमको अपना कुछ भी देने वाले नहीं है। तो इनके बीच 1997 में दोस्तों बहुत बार दंगे हुए, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। ठीक है। और कई बार हुआ हुआ क्या कि जब 1997 में इनके बीच जब निर्जाति संघर्ष होना चालू हुआ, झगड़े चालू होना चालू हुआ, तो आप देखोगे मैप में, तो जब आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओगे तो कुछ ऐसे मैप बनता है। ठीक है, ये ऐसे बनता है। ठीक है। तो ये वाला इलाका एरिया जो है आपका त्रिपुरा आ जाता है, ये वाला त्रिपुरा आ जाता है एरिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया आ जाता है दोस्तों आपका त्रिपुरा आता है। ये आता है आपका मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम आता है। जब यहाँ पे जब ये एसोसिएशन, यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन प्लस BNLF, मतलब ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट और आपका ब्रू नेशनल यूनियन के बीच जब झगड़ा हुआ, जब लड़ाई हिंसक जब रूप ले लिया इसने। ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से लोग भाग भाग के कहाँ आने लगे, त्रिपुरा में आने लगे। यहाँ से भाग भाग के लोग आने कहाँ लगे, त्रिपुरा में आने लगे। ठीक है। तो त्रिपुरा के अंदर शरणार्थियों की जो संख्या थी वो काफी तेजी से बढ़ गई। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ गई यहाँ पे। तो यही मुद्दा था, इसकी वजह से त्रिपुरा ने कहा कि हम इनको नागरिकता नहीं देंगे अपने यहाँ की। सॉरी, इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, और कोई भी हम इनको चीजें मुहैया नहीं कराएंगे, बेसिकली ये कहा था। तो जो अभी 16 जनवरी इसी साल 2020 की बात है, 16 जनवरी को ये समझौता हुआ था। ठीक है। तो पूरा मुद्दा है जिसमें मैंने डिस्कस किया आपसे। थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो कोई मुद्दे आजकल आ नहीं रहे, ज्यादातर जो करंट अफेयर आ रहे हैं दोस्तों, वो आपका कोविड-19 से कहीं ना कहीं रिलेटेड आ रहा है। ठीक है। तो दो कोविड-19 से यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगी, कि होता क्या है कि जो चीजें बहुत चर्चा में हो जाती है ना, यूपीएससी उससे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। यूपीएससी की सबसे अच्छी चीज या खराब चीज कह सकते हो, जो मुद्दा बहुत ज्यादा टाइमलाइन में आता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यूपीएससी इस पे पूछेगा, अगर पूछेगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब डेली कोविड-19 से रिलेटेड कम से कम 10 करंट अफेयर आ रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़े से कम रिलेवेंट हो जाते हैं। फिर भी जो ज्यादा उसमें रिलेवेंट होते हैं वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कश्मीरी केसर की। तो कश्मीरी केसर को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली याद रखें, जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है किसी एक जियोग्राफी विशेष, मतलब किसी एक लोकेशन विशेष में वो चीजें पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। जैसे कश्मीर का जो केसर है। ठीक है। अरे क्या बोलते हैं वो आपके अजय देवगन। ठीक है, कुछ वो करते हैं ना एड सा, रंग रंग में भर दे क्या केसर, समथिंग आता है एड उनका। ठीक है। तो वो वही केसर, जमा केसरी समथिंग करके वो ऐड आता है उनका, वही केसर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये केसर को उन्होंने जीआई टैग दिया है, कश्मीरी केसर को। ठीक है। तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया, तो ये याद रखिए, कश्मीरी केसर के नाम से और कोई कहीं भी बेच नहीं सकता। मतलब ये है कि जो कश्मीर का केसर रहेगा उसी को हम कश्मीरी केसर के नाम से बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका केरल में जाके कोई केसर की खेती हो रही है या केसर मिल उग रहा है, तो वहां पे जाके हम उस केरल के जो केरल का केसर है उसको कश्मीरी केसर के नाम से नहीं बेच सकते। बेसिकली ये होता है। ठीक है। तो ये लगभग 10 साल का जीआई टैग दिया था बेसिकली दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा देखो पश्मीना शाल को भी जीआई टैग मिल रखा है, तो ये याद रखिएगा। पश्मीना शाल जो है दोस्तों, यह बकरे का एक पश्म होता है, मतलब जो बकरे होते हैं
लद्दाख के क्षेत्र में रहने वाले, उनके जो एक तरह से कह दो कवर होती है, ठीक है, उनकी रुई होती है, उससे बेसिकली बनाया जाता है, उसके फाइबर से बनाया जाता है और काफ़ी महंगी होती है। कश्मीरी जो पश्मीना होती है काफ़ी महंगी भी बिकती है। इसके अलावा इन्होंने कानी साल मतलब हस्तनिर्मित शॉल होती है, इसको भी जीआई टैग दे रखा है, और कश्मीरी सोजनी, ठीक है, ये हस्तनिर्मित ये भी शॉल होता है। तो इनको जीआई टैग पहले से मिल चुका है, तो टोटल 4 जीआई टैग ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। तो जिनको दोस्तों वीडियो पैक लेना है, आप एनसीईआरटी अगर बिल्कुल नया, तो एनसीईआरटी बेसिक से पढ़िए, सीसेट का वीडियो पैक लेके आराम से घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करिए। 10% आपको इन सारे पैक्स पे आज के टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके सारे पैक्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने कॉम्बो पैक सारी डिटेल बना रखी है, तो जो भी आपको कॉम्बो पैक ज्वाइन करना है आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट मेथड दोस्तों मैंने बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।